बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अरशद अजीज़, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट सेकंड के कुछ ऐसे टॉपिक्स को जो NMD कैट के सिलेबस में नए शामिल किए गए हैं। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहला टॉपिक है गॉसेस लॉ। देखें गॉसेस लॉ है क्या। हम कहते हैं द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस। तो याद रखिएगा गॉसेस लॉ किस सरफेस पर एप्लीकेबल होता है, जो क्लोज होती है, इज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज सरफेस। दिस मीन्स दैट अगर क्लोज सरफेस ने चार्ज इनक्लोज ही ना किया गया हो तो ऑब्वियसली उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या निकलेगा, वो जीरो निकलेगा। जस्ट जैसे आपसे पूछा जाए कि एक डायपोल प्लेस इनसाइड अ क्लोज सरफेस, तो फ्लक्स क्या होगा। डायपोल का मतलब क्या होता है, दो इक्वल चार्जेस होंगे, नेचर में अपोजिट होंगे, तो डेट्स वाई जब अमाउंट में इक्वल है, नेचर में अपोजिट है, तो नेट चार्ज क्या निकलेगा, जीरो। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसकी कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं। सबसे पहली एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द हॉलो कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिस पर हमने चार्ज दे दिया, उसके इनसाइड किसी पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो ये बात हम बहुत अच्छी तरह से डिस्कस कर रहे हैं थ्योरी के लेक्चर्स के अंदर कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वो जीरो होगी। इसका मतलब है हम ये कहना चाह रहे हैं कि हॉलो चार्ज स्फीयर जो होता है वो उसका इनसाइड या उसका इंटीरियर जो होता है वो फील्ड फ्री रीजन होता है। दैट्स व्हाई हम जो भी कोई सेंसिटिव डिवाइसेस होते हैं उसे हम कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर रखते हैं ताकि एक्सटर्नल फील्ड उसके साथ इंटरेक्ट ना कर सके। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उसके इनसाइड जीरो है तो इसका मतलब है उसमें द चेंज इन पोटेंशियल जो है वो भी जीरो होगा, लेकिन उसमें हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यूज किसी भी पॉइंट पर जीरो नहीं होगी, बल्कि ये हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी। कितनी वैल्यूज होगी, जो उसके सरफेस का पोटेंशियल है। लेट्स सपोज आपसे कहा जाए कि एक हॉलो चार्ज स्फीयर है जिसके सरफेस का पोटेंशियल 5 वोल्ट्स था, तो इसके इनसाइड किसी भी पॉइंट के ऊपर, इसके इनसाइड की बात कर रहा हूं, किसी भी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यूज क्या होगी, तो डेट इज 5 वोल्ट। अगला पॉइंट देखिएगा, हम देखना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू द इन्फिनिट शीट ऑफ अ चार्ज। एक इन्फिनिट शीट ऑफ अ चार्ज है जिसका हमने एक फाइनाइट पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं, उसके करीब किसी पॉइंट पर हम लेना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज। तो सबसे पहले तो गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। कैसी गॉसियन सरफेस होगी, या सिलेंडर लाइक। देन हम अपने स्टेप 1 बाय 1 अप्लाई करके जब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज निकालेंगे तो ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज है। अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड को लिखना चाह रहा हूं तो इसकी मैग्नीट्यूड कैसे लिखी जाएगी, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर सिग्मा क्या है, सिग्मा इज सेड टू बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये सरफेस चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन क्या होगी, द चार्ज पर यूनिट एरिया। यहां से इसके यूनिट्स भी बन रहे हैं, डेट इज द कूलम पर मीटर स्क्वायर। एक बात और भी क्लियर हो रही है कि अगर दो सरफेसेस सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज को कंटेन कर लें तो किसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, जिसका एरिया कम होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी ध्यान में रखिएगा। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आ गया इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन द टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट। आप इसे कैपेसिटर भी बोल सकते हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास यहाँ पर ये फॉर्मेशन बनेगी, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो हमने गॉसियन सरफेस ली है वो हॉलो बॉक्स के तौर पर लेनी है। अब अगर यहाँ पर गॉसियन सरफेस हॉलो बॉक्स के तौर पर आएगी तो यहाँ पर हमारे पास इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यूज क्या निकलेगी, डेट इज द सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, और साथ में आर कैप भी आ जाएगा। और अगर इसकी मैग्नीट्यूड लेनी है तो यहाँ पर हम इसे कैसे लिखेंगे, डेट इज द सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इन दोनों एक्सप्रेशंस को जरा गौर से देखें। अगर मैं इसे 1/2 को लैदा कर दूं तो ये वही वैल्यूज है जो यहां पर मौजूद है। तो डेट से हमने एक रिलेशन लिख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इन्फिनिट फ्लैट शीट ऑफ चार्ज शुड बी इक्वल टू द हाफ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द टू अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। एक बात और भी याद रखिएगा कि यहां पर पूछा जाता है कि इस सिलेंडर का फ्लक्स क्या है, तो ये हमारी बुक में लिखा हुआ है, इसकी वैल्यूज क्या निकलेगी, 2EA। जबकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता इस हॉलो बॉक्स में फ्लक्स या टोटल फ्लक्स की वैल्यूज क्या है, तो दिस वन इज द EA। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर ये अपोजिटली की बजाय सिमिलर चार पैरेलल प्लेट्स होती, मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, तो फिर
क्या होता, तो ऑब्वियसली यहाँ पर उस सूरत में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज क्या हो जाती, वो 0 हो जाती। तो डेट्स वाई फोकस करना है आपसे क्वेश्चन में वर्ड कौन से पूछे गए, उस पर फोकस करने के बाद अपने एग्जैक्ट आंसर की साइड पर जा सकते हैं। जी हमारे पास आगे है जी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सबसे पहला कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर हम कुछ कैपेसिटर्स को लाइक दैट जोड़ दें तो हम इसे कहते हैं ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। मतलब अगर हम कैपेसिटर नंबर 1 की राइट साइड की प्लेट कैपेसिटर नंबर 2 की लेफ्ट साइड की प्लेट से जोड़ दें, सिमिलरली कैपेसिटर नंबर 2 की राइट प्लेट कैपेसिटर नंबर 3 की लेफ्ट प्लेट से जुड़ जाए, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास इस वक्त कौन से कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर कुछ बातें याद रखिएगा, एमसीक्यूज के लिए ये पॉइंट्स ही पूछे जाते हैं। इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यूज क्या निकलेगी, द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/3 अप टू सो ऑन। दिस मीन्स दैट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यूज तमाम इंडिविजुअल कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर से लेस निकलेगी। याद रखना है सीरीज कॉम्बिनेशन में तमाम के तमाम कैपेसिटर्स के ऊपर चार्ज की क्वांटिटी क्या होती है, वो सेम होती है। और कितना चार्ज आता है, जितना बैटरी उसे सप्लाई कर रही होती है। आपको पता है कैपेसिटर में यही फॉर्मूला लिखा है, Q इज इक्वल टू द CV। दिस मीन्स दैट C और V में कौन सा रिलेशन आ गया, इनवर्स। कहने का मतलब है कि अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे पास अगर लेट्स सपोज इसका पोटेंशियल V1 है, इसका जो हमारे पास प्लेट का पोटेंशियल है वो V2 है, तो आप बताएं इन दोनों की रेशो क्या होगी, तो इन दोनों की रेशो क्या होगी, इनवर्स रेशो ऑफ देयर कैपेसिटेंस। तो ये आपके पास रिलेशन निकलेगा। और अगली बात याद रखिएगा, V1 V2 और अगर इसका हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स V3 है, इन तीनों को ऐड करेंगे तो वो वही पोटेंशियल निकलेगा जो बैटरी का पोटेंशियल होता है फॉर 2 कैपेसिटर्स। और अगर वो सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं तो फिर फॉर्मूला इसका ये बनता है, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू द C1 C2 ओवर C1 प्लस C2। याद रखने के लिए आसान है कि आप इसे कह लें कि ये प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द सम होगा। फॉर एन आइडेंटिकल कैपेसिटर, मतलब हमारे पास n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स को हमने सीरीज में जोड़ा है, दूसरी शर्त बोली है कि सबकी कैपेसिटेंस भी सेम होगी, तो फिर हमारे पास इसका फॉर्मूला जो है वो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू द C/n लिखा जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशंस, अगर हम इस फैशन के अंदर इसको जोड़ दें तो हम इसे पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। मतलब है क्या, अगर हम तमाम कैपेसिटर की राइट प्लेट्स को और तमाम कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट्स को एक ही जगह पर जोड़े, मतलब ये सारी की सारी राइट साइड है कैपेसिटर्स की प्लेट्स की, इसको एक कंबाइन जगह पर जोड़ दिया और लेफ्ट साइड को एक ही जगह पर जोड़ दिया, तो हमारे पास इस वक्त ये जो कॉम्बिनेशन है इसे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। इसका मतलब क्लियर हो गया कि C इक्विवेलेंट की जो वैल्यूज है वो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस की वैल्यू से लार्जर ही निकलेगी। यहां पर हमारे पास एक और बात याद रखिएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर सेम हो जाता है। मतलब इसका पोटेंशियल भी V होगा, इसका भी V होगा और इसका भी V होगा, और ये वही पोटेंशियल होगा जो बैटरी का पोटेंशियल है। नेक्स्ट पॉइंट, यहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। आपको नजर आ रहा है चार्ज और कैपेसिटेंस में डायरेक्ट रिलेशन बनेगा। दैट्स व्हाई जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी वहां पर चार्ज ज्यादा अकोमुलेट करेगा। और अगर इसका चार्ज Q1 है, इसका Q2 है, इसका Q3 है, तो इन तीनों को ऐड कर दें तो जो वही चार्ज की वैल्यूज निकलेगी जो कि किसने प्रोवाइड किया है, हमारे पास बैटरी ने। तो दैट्स व्हाई हमारे पास जो बैटरी चार्ज प्रोवाइड कर रही है वही डिस्ट्रीब्यूट होकर 3 हिस्सों में डिवाइड होगा। फॉर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हैं और ये आइडेंटिकल का मतलब है सबकी कैपेसिटेंस सेम ली गई, तो हमारे पास अब फॉर्मूला लिखा जाएगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू द NC, वेयर C इज द कैपेसिटेंस ऑफ एनी वन कैपेसिटर। आइडेंटिकल थे ना, सबकी एक जैसी वैल्यूज थी। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जिसके अकॉर्डिंगली आपने बातें याद रखनी है। देखिए सिंपल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपके पास 5 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर्स हैं, अगर आप उन्हें किसी भी कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं तो उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम आंसर कब मिलेगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आंसर लार्जेस्ट से लार्जेस्ट होता है, तो डेट से अब आंसर क्या मिलेगा इस फॉर्मूला से, कितने
कैपेसिटर से 10, हर किसी की कैपेसिटेंस क्या थी 5 माइक्रोफेरेड, तो आंसर क्या निकल आएगा 50 माइक्रोफेरेड। जबकि अगर हम उसे लीस्ट वैल्यूज के लिए करते तो लीस्ट वैल्यूज के लिए हम ये वाली फार्मूला को यूज कर सकते थे। इसी के रिलेटेड कुछ और फार्मूलाज को डिस्कस करते हैं। देखिए हमारे पास अगर हम आइडेंटिकल कैपेसिटर्स के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन कर लें तो NC डिवाइडेड बाय C/N हो जाएगा, तो ये आंसर निकल आएगा N स्क्वायर से। ये फार्मूला भी आपने याद रखना। देखें अब यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आपके पास 7 कैपेसिटर्स हैं, हर किसी की वैल्यू 3 माइक्रोफेरेड है, आपने पहले उन्हें पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा, देन उन्हीं 7 कैपेसिटर्स को आपने किस में जोड़ दिया, सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब आप बता दें कि रेशियो क्या होगी, C पैरेलल डिवाइडेड बाय द C सीरीज। तो अब इंडिविजुअल कैपेसिटेंस तो हमारे किसी काम की नहीं, हमें नंबर्स चाहिए। कितने नंबर से 7, तो 7 का स्क्वायर ले लेंगे तो आंसर क्या निकल आएगा 49। वोल्टेज डिवीजन का फॉर्मूला याद रखना है फॉर 2 कैपेसिटर इन सीरीज। ये फॉर्मूला ये है कि अगर आपने कैपेसिटर नंबर सेकंड का पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर लेना है तो फॉर्मूला आ जाएगा C1 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई बाय द बैटरी पोटेंशियल। V1 का फॉर्मूला आ जाएगा C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई बाय बैटरी पोटेंशियल। लेट्स सपोज हमसे कहा गया एक कैपेसिटर है 3 माइक्रोफेरेड का, दूसरा है 6 माइक्रोफेरेड का, इसे किसी बैटरी के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़े गया है जो कि 18 वोल्ट का है। अब आप बता दें कि C1 का हमारे पास पोटेंशियल कितना ड्रॉप हो रहा होगा, तो सिंपल इज डैट फॉर्मूला ये लगा, यहां पर वैल्यूज क्या आ जाएगी 6, C2 की वैल्यूज लगानी थी ना, डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, तो आंसर क्या निकल आया 9 मल्टीप्लाई बाय 18, तो आंसर क्या निकल आएगा 12 वोल्ट। इसका मतलब है बाकी रिमेनिंग 6 वोल्ट यहां पर ड्रॉप हो रही होगी। तो जिसकी कैपेसिटेंस कम होगी वहां पर पोटेंशियल ज्यादा ड्रॉप होगा। तो इस तरह से बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला आप आसानी से ये कैलकुलेशन कर सकते हो। चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर नेक्स्ट टॉपिक है। याद रखना है जब भी आप कैपेसिटर को चार्ज करते हो तो उसके लिए जो हम सर्किट यूज करते हैं उसे RC सीरीज सर्किट यूज करते हैं। R यहां पर एलिमेंट ऑफ टाइम होता है। जो चार्जिंग स्पीड है वो डिपेंड करती है प्रोडक्ट ऑफ द R एंड C पर। अगर R एंड C का प्रोडक्ट लार्जर है तो चार्जिंग स्पीड भी क्या होगी, स्मॉलर होगी। मतलब ये वाला जो कैपेसिटर है लार्जर टाइम लेगा चार्ज होने के लिए, और अगर R और C का प्रोडक्ट स्मॉलर है तो इसका मतलब हुआ चार्जिंग स्पीड भी क्या हो जाएगी, लार्जर हो जाएगी। इसका मतलब है ये वाला कैपेसिटर जो है वो लेस टाइम लेगा चार्ज होने के लिए। RC का जो प्रोडक्ट है उसे हम T बोलते हैं, ये कोई भी टाइम नहीं है, इसे कहा जाता है ये टाइम्स कांस्टेंट होगा। टाइम्स कांस्टेंट कौन सा टाइम होता है, द टाइम इन विच अ कैपेसिटर चार्ज अप टू 63% ऑफ इट्स इक्विलिब्रियम या मैक्सिमम चार्ज। अगर हम इसके ग्राफ के अकॉर्डिंगली करें, टाइम और चार्ज के दरमियान ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, जब टाइम 0 था तो उस वक्त चार्ज की वैल्यूज भी क्या होगी, 0 होगी। जैसे जैसे टाइम ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा चार्ज की वैल्यूज क्या करता शुरू हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। किसी एक पॉइंट पर जाकर ये चार्ज मैक्सिमम हो चुका होगा जिसे हमने Q0 से मेंशन किया। मैंने कहा अगर हम इसकी 63% की वैल्यूज पर आ जाएं इस चार्ज की, तो उस टाइम के लिए हम लफ्ज क्या बोलते हैं, वो टाइम्स कांस्टेंट है। तो दैट्स व्हाई T इज इक्वल टू RC, प्रोडक्ट ऑफ द RC जितना अगर टाइम निकल आए तो उस वक्त हमारे पास चार्ज की वैल्यूज क्या होगी, 63% ऑफ द मैक्सिमम चार्ज या 0.63 Q0। ये सिंपल सा क्वेश्चन हो सकता है, आपसे कहा जाए कि किसी भी RC सर्किट्स के अंदर हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यूज 5 ओम है जबकि कैपेसिटेंस की वैल्यूज 3 फेरेड है। मैंने बहुत बड़ी वैल्यूज लिख दी लेकिन मैं जस्ट क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए लिख रहा हूं। तो आप बता दें 63% चार्ज होने के लिए कैपेसिटर को कितना टाइम लगेगा, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना टाइम लग रहा है जी, 15 सेकेंड्स। इसे फुली चार्ज होने के लिए कितना टाइम चाहिए, तो 5 RC। इसका मतलब है हम इसे लिखते हैं कि ये जो इसका ट्रांजिएंट टाइम है वो 5 टाइम्स ऑफ द टाइम्स कांस्टेंट के बराबर होता है। दैट्स व्हाई हम इसे ट्रांजिएंट टाइम कैपिटल T से रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं। तो दैट्स व्हाई अगर फुली चार्ज होने के लिए हम बात करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो RC का प्रोडक्ट आएगा उसे 5 से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वैसे इस टाइम में ये 0.99 या 99% ऑफ इट्स मैक्सिमम चार्ज तक चार्ज होता है। फुल चार्ज होने के लिए इन्फिनिट टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो डेट से हम इसी को बोलते हैं कि ये इसका क्या है, फुली चार्ज होने का टाइम है। देखिए हमने यहाँ पर दो ग्राफ ड्रॉ किए, एक ब्लैक कलर से और एक ब्लू कलर से।
अगर 63% पर जाएं तो आपको नजर आ रहा है ब्लैक कलर वाले का टाइम क्या है, कम, जबकि हमारे पास ब्लू कलर वाले ग्राफ का टाइम कांस्टेंट क्या बन रहा है, ज्यादा। इसका मतलब है ये हमारे पास आरसी लार्जर का ग्राफ होगा, जबकि ये वाला आरसी स्मॉलर का ग्राफ होगा। सिमिलरली डिस्चार्जिंग के भी सारे यही पॉइंट्स हैं। डिस्चार्ज करने के लिए भी कौन सा सर्किट यूज करना पड़ेगा, आरसी सीरीज सर्किट। डिस्चार्जिंग स्पीड भी किस पर डिपेंड करेगी, प्रोडक्ट ऑफ द आरसी पर। अगर प्रोडक्ट ऑफ द आरसी लार्जर है तो डिस्चार्जिंग स्पीड स्मॉलर होगी, एंड सो ऑन। हमारे पास अगर आरसी को मल्टीप्लाई कर दें, जो टाइम निकलेगा ये हमारे पास 63% ऑफ द जो इक्विलिब्रियम या मैक्सिमम चार्ज है उसके डिस्चार्ज होने का टाइम कहलाएगा। फुली डिस्चार्ज होने के लिए कितने टाइम्स कांस्टेंट चाहिए होंगे, 5 टाइम्स कांस्टेंट ही चाहिए होंगे। फर्क यहां पर आएगा, जब टाइम 0 होगा तो ऑब्वियसली वहां पर चार्ज उस वक्त क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम होगा तो वो डिस्चार्ज हो रहा होगा। इस सर्किट को और इस ग्राफ को हम अगले बोर्ड पर डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमें डिस्चार्ज करना है कैपेसिटर को तो होगा अभी भी आरसी सीरीज सर्किट ही। हम क्या करेंगे, इस तरह से इस कनेक्शन को जोड़ दिया, बैटरी का कनेक्शन हमने ब्रेक कर दिया, कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। अगर ये इसकी पॉजिटिव प्लेट है लेट्स सपोज, तो ये इसकी नेगेटिव प्लेट होगी। डेट्स वाई हाई पोटेंशियल से चार्जेस फ्लो करके इधर आएंगे और ये कैपेसिटर पर चार्ज जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। बाकी पॉइंट सेम होंगे। मैंने QT का ग्राफ ड्रॉ कर दिया, टाइम 0 पर चार्ज उस वक्त मैक्सिमम होगा, ग्रेजुअली ये कम होते 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 फिर इन्फिनिट टाइम में जाकर कंप्लीटली डिस्चार्ज होगा। डेट्स वाई हम कंप्लीट डिस्चार्ज होने के टाइम को 5 टाइम्स कांस्टेंट ही बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर कौन सा डिवाइस होता है, दैट इज अ करंट जनरेटर दैट कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसका, वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। जो फ्लक्स का चेंज आएगा वही ईएमएफ में पेयर होगा। इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यूज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो हमें यहां पर पोल्स चाहिए ताकि हम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकें। नंबर सेकंड हमें आर्मेचर कॉइल चाहिए, एक रेक्टेंगुलर कॉइल होगी जो कि इस पोल्स के अंदर आसानी से घूम सकती होगी, तो डेट से हम इसे आर्मेचर का वर्ड बोलते हैं। नंबर सेकंड पर हमें यहाँ पर शेफ्ट चाहिए, यहाँ पर हम क्या अप्लाई करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, और ये आउटसोर्स की जाती है। और इस तरह से इस पर मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई की जाती है कि ये वाला जो जनरेटर है वो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से आसानी से घूम सके। इसके बाद इसका जो अगला पॉइंट है वो हमें चाहिए जी 2 स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स जो हैं वो आर्मेचर के साथ कनेक्टेड होते हैं और इसके साथ साथ इसकी साइड के साथ साथ घूमना शुरू कर देते हैं। नंबर नेक्स्ट पर हमें जो चाहिए वो कार्बन ब्रशेस चाहिए, और कार्बन ब्रशेस अपनी जगह के ऊपर स्टेशनरी होते हैं। और कार्बन ब्रशेस किसके साथ कनेक्ट होते हैं, कार्बन ब्रशेस कनेक्ट होते हैं एक्सटर्नल सर्किट के साथ, जिसे हम लोड कहते हैं। तो लोड कौन सा पार्ट होगा जनरेटर का, जो कंज्यूम करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। जनरेटर के कुछ अगले पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। यहां पर ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रही है और ईएमएफ किस चीज को लीड करेगी, इंड्यूस करंट को। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, दैट इज द सेम एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्जेस इन द वायर। और ये कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला हमें पता है अच्छी तरह। ये कैसे होगा, देखें ना, जब कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो कंडक्टर के इनसाइड चार्जेस भी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे होंगे, तो डेट से इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी तो जरूर निकलेगी। तो इस वेलोसिटी और ये मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस प्रोडक्ट से हम फोर्स की डायरेक्शन ले सकते हैं, और यही फोर्स की डायरेक्शन हमें किस चीज को लीड कर रही होगी, इंड्यूस करंट को। जैसे इस सिचुएशन के ऊपर यहां पर अगर हम इस आर्मेचर को लाइक दैट रोटेट करवा रहे हैं तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई। वेलोसिटी की डायरेक्शन है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, तो इसके अकॉर्डिंगली चार्जेस पर फोर्स क्या लग रही होगी, फ्रॉम ए टुवर्ड्स बी। तो यही हमारे पास इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होगी। नेक्स्ट देर में रखिएगा, इसमें इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यूज क्या होगी, दैट इज 2n VBL sin थीटा, वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्न्स, v इज द स्पीड है, b मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, l इसकी साइड की वैल्यूज है, और थीटा है एंगल बिटवीन द v एंड b, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखें हमारे पास रोटेट कर रहे हैं, तो डेट से हम इस लीनियर वेलोसिटी को अगर हम एंगुलर वेलोसिटी की शक्ल में कन्वर्ट कर दे तो अब ये फार्मूला हमारे पास आ गया, दैट इज द n ओमेगा AB sin थीटा। इसके कुछ और पॉइंट्स याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। यहां पर अगर थीटा 0 डिग्री हो जाए तो ईएमएफ की वैल्यूज क्या होगी, यहां पर 0 लगा देना। मैंने अभी बोला थीटा किसके दरमियान एंगल है, V एंड B के दरमियान एंगल, तो ईएमएफ भी 0 हो जाएगी, करंट भी 0 हो जाएगा, जबकि फ्लक्स क्या लिया जाएगा, मैक्सिमम। और अगर टॉर्क की वैल्यूज पूछी जाती तो वो भी 0 होती।
यहाँ पर एक और पॉइंट ध्यान में रखना है कि अगर फ्लक्स मैक्सिमम है या ईएमएफ जीरो है तो इसका मतलब है प्लेन ऑफ द कॉइल जो है वो परपेंडिकुलर होगी किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। यही सेम सिचुएशन 180 डिग्री और 360 डिग्री पर भी निकलेगी और ये एंगल वी एंड बी ही के दरमियान लिए जा रहे हैं। और अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तो ईएमएफ मैक्सिमम हो जाएगी, करंट भी मैक्सिमम हो जाएगा, जबकि फ्लक्स जीरो होगा और टॉर्क भी मैक्सिमम ही होगा। इस सिचुएशन के ऊपर प्लेन ऑफ द कॉइल जो हो वो पैरेलल हो जाती है फील्ड के, पैरेलल या एंटी पैरेलल दोनों बातें बोली जाती हैं, क्योंकि इस सिचुएशन के ऊपर थीटा अगर 270 डिग्री ले ले तो वो एंटी पैरेलल होगी। थीटा 270 डिग्री ले लें तो ईएमएफ मैक्सिमम ही होगी, बस डायरेक्शन, या आप इस तरह से कह लें करंट मैक्सिमम ही होगा, बस अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर चुका होगा। तो डेट से करंट ऑल्टरनेट कर गया। ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर के अंदर करंट कितनी दफा ऑल्टरनेट करता है अपनी डायरेक्शन को इन वन साइकिल, तो 1 टाइम। और एक सेकंड में कितनी दफा ऑल्टरनेट करता है, एफ टाइम, वेयर एफ इज द फ्रीक्वेंसी। जी नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जी म्यूचुअल इंडक्शन का। म्यूचुअल इंडक्शन कौन सा फिनोमिना है, ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें हमारे पास एक कॉइल में जो चेंज इन करंट है वो दूसरी कॉइल में ईएमएफ को इंड्यूस कर देता है। यहां पर हमारे पास इसकी जो इक्वेशन है वो ये बन रही है, where that is the induced EMF, S stands for secondary coil, M for the mutual inductance constant है, IP, I for the current, डेल्टा का मतलब चेंज इन करंट है, और किस में करंट का चेंज आ रहा है, प्राइमरी कॉइल में। तो प्राइमरी कॉइल में जो चेंज इन करंट है वो EMF इंड्यूस करेगा सेकेंडरी कॉइल में। यहां से हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि जो इंड्यूस्ड EMF थ्रू द सेकेंडरी कॉइल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के। करंट का चेंज होना जरूरी होगा। इससे पहले वाली हमने इक्वेशंस कुछ बनाई हुई थी जिसमें हमने कहा था जो फ्लक्स होगा सेकेंडरी का, ये टोटल फ्लक्स है ना, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल से मल्टीप्लाई करके, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट थ्रू द प्राइमरी से। और यहां पर भी जो हमारे पास कांस्टेंट आया था दैट इज आल्सो द म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसका मतलब हुआ म्यूचुअल इंडक्टेंस के ये फॉर्मूलाज लिखे गए। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, ये रेशियो है टोटल फ्लक्स थ्रू द सेकेंडरी डिवाइडेड बाय द करंट इन प्राइमरी के, या ये रेशियो है EMF थ्रू सेकेंडरी कॉइल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन अ प्राइमरी कॉइल। अगर आप इसके यूनिट्स पर फोकस करते हैं तो हमारे पास इसके यूनिट्स क्या बन रहे हैं, डेट इज अ हेनरी। हेनरी को हम इससे रिप्रेजेंटेशन देंगे। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली आप इसे वेबर पर एम्पियर भी कह सकते हो, और यहां से हम इसे वोल्ट सेकंड पर एम्पियर भी लिख सकते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस के डिपेंडेंस फैक्टर्स क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ अ कॉइल्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो कॉइल्स हैं उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्लोजनेस ऑफ द कॉइल। ऑब्वियसली कॉइल्स जितनी क्लोज होंगी उतना हमारे पास फ्लक्स लिंकेज होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। और लास्ट वाला पॉइंट है इसमें नेचर ऑफ द कोर मटेरियल। अगर हम कोर मटेरियल एयर की बजाय फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस रख दें तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यूज मेनी टाइम्स एनहांस हो जाती है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है सेल्फ इंडक्शन। सेम यही पॉइंट्स हैं हमारे पास, बस इसमें डिफरेंस क्या होगा, अब दो कॉइल्स का म्यूचुअल इंटरेक्शन नहीं हो रहा, एक ही कॉइल है, उसी में करंट का चेंज उसी कॉइल में EMF इंड्यूस करेगा। तो द चेंज इन करंट इन अ कॉइल इंड्यूसेस एन EMF इन इटसेल्फ, दैट फिनोमेना इज नोन एज द सेल्फ इंडक्शन। हमारे पास सेल्फ इंडक्शन में वही होगा जी, जो फ्लक्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकलेगा करंट के, वेयर एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ अ कॉइल, और अगर यहां पर हम कांस्टेंट ले आए तो दैट इज द सेल्फ इंडक्टेंस। और अगर हम इसे फेरेडे लॉ को यूज करके इसी इक्वेशन को फर्दर जस्टिफाइड करते हैं तो ये हमारे पास इक्वेशन बन रही है वेयर EL इज द इंड्यूस्ड EMF या सेल्फ इंड्यूस्ड EMF, और यहां पर हमारे पास L स्टैंड फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस। दिस मीन्स दैट किसी एक कॉइल में जो EMF इंड्यूस्ड हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन दैट कॉइल के। इसके यूनिट्स क्या होंगे, इसके यूनिट सेम यही होंगे। अगली बात याद रखिएगा, इसकी इक्वेशन किसके बराबर आ जाएगी, तो वो भी वही है, बस हमने सेकेंडरी और प्राइमरी के वर्ड्स हटा देने। डिपेंडेंस फैक्टर्स क्या हैं, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ अ कॉइल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्लोजनेस ऑफ अ कॉइल, और नेचर ऑफ द कोर मटेरियल। ये डिपेंडेंस फैक्टर्स हमने किसके लिखे थे, म्यूचुअल इंडक्शन के। तो ऑब्वियसली सेल्फ इंडक्शन में क्लोजनेस ऑफ द कॉइल वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, बाकी तीन इसके डिपेंडेंस फैक्टर्स बन जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक जी फैराडेज लॉ की एप्लीकेशन है किसमें, सिस्मोमीटर में। अब देखिएगा सिस्मोमीटर किस लिए यूज होता है, टू मेजर द अर्थक्वेक्स।
सिस्मोमीटर्स हमारे पास जो जल्जले आते हैं ना, अर्थक्वेक्स आते हैं, उसे मेजर्ड करने के लिए यूज होता है। इसकी जो वन ऑफ द काइंड है उसे हम इनर्शियल सिस्मोमीटर बोलते हैं। बेस्ड करता है ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पर। एक्चुअली होता है इसमें क्या है, वो मैस अटैच विद द स्प्रिंग वाला फिनोमिना है, वहां पर जो वाइब्रेशंस आ रही होती हैं अर्थ सरफेस में, उसकी वजह से जो स्प्रिंग है वो वाइब्रेट करता है और उसका जो ट्रेस है वो हम पेपर पर कर लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली रिलेटिव फिनोमिना से हम उसकी वैल्यूज को मेजर कर लेते हैं। इसकी जो सेकंड काइंड है जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, उसका प्रिंसिपल है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब जो फ्लक्स का चेंज आएगा वो किस चीज को लीड करेगा और किस में फ्लक्स का चेंज आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की बात कर रहे हैं, वो लीड करेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ को। और इसकी मदद से हम यहां पर अर्थक्वेक के जो हमारे पास इंटेंसिटी है उसकी मेजरमेंट करेंगे। ये ट्रांसफॉर्म करता है रिसीव्ड वाइब्रेशन एनर्जी को इनटू द इलेक्ट्रिकल वोल्टेजेस। एक्चुअली होता क्या है, द रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड अ कॉइल, इसमें एक मैग्नेट होगा और कॉइल होगी, उनके दरमियान जो रिलेटिव मोशन है, क्यों आएगा रिलेटिव मोशन, जो अर्थ सरफेस में वाइब्रेशन आ रही है उसकी वजह से कॉइल और मैग्नेट में क्या आएगा, रिलेटिव मोशन। इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन अ कॉइल, और ये ईएमएफ को इंड्यूस कर देगा। ऑब्वियसली जब कॉइल वहां पर रिलेटिव मोशन में होगी वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज आ रहा होगा और ये मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज है वो ईएमएफ को इंड्यूस कर रहा होगा। ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ऑफ द रिलेटिव मोशन के। वेलोसिटी ऑफ द रिलेटिव मोशन ज्यादा है तो ईएमएफ इंड्यूस ज्यादा होगी, वेलोसिटी ऑफ द रिलेटिव मोशन कम है तो ईएमएफ इंड्यूस क्या हो जाएगी, वो कम होती जाएगी। जो मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही होती है। नंबर वन इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट पर और नंबर सेकंड इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल के ऊपर। ये पॉइंट्स ही थे जिसको आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। सारे पॉइंट्स मैंने हाईलाइट भी कर दिए, ध्यान में रखिएगा, यही हमारे पास इसके एमसीक्यूज बन रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। वंस अगेन एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, जो भी पॉइंट्स हैं उसको याद रखने हैं आपने। नंबर वन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम यूज करते हैं वेव नेचर ऑफ द पार्टिकल को या वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स को। हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर यूज्ड रादर देन ऑप्टिकल लेंसेज टू फोकस द इलेक्ट्रॉन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। हम ऑप्टिकल लेंसेज की बजाय किसको यूज कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स को, जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की मदद से इलेक्ट्रॉन को फोकस करते हैं। इसमें अगले पॉइंट्स हैं हमारे पास जी। Electrons are accelerated by a voltage from 30 kilovolt to several megavolt। यहां पर जो हम इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहे होते हैं उसकी रेंज जो है जो पोटेंशियल की वो किलोवोल्ट से मेगावोल्ट के दरमियान होती है। A resolution of 0.5 to 1 nanometer is possible with the 50 kilovolt microscope as compared to the best optical resolution of 0.2 micrometer। मैनी टाइम्स हाई रेजोल्यूशन है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से। वजह यह है कि रेजोल्यूशन ऑब्वियसली किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, वेवलेंथ के। इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ बहुत कम है एज कंपेयर टू द विजिबल लाइट, तो डेट्स वाई वहां पर रेजोल्यूशन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो प्रोड्यूस कर सकती है 3D इमेज। अगर आपने इमेज को देखना है तो फ्लोरेसेंट स्क्रीन यूज की जाती है और इमेज को सेव करने के लिए, इमेज को प्रिंट लेने के लिए हम एक स्पेशल पेपर यूज करते हैं जिसे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ का नाम देते हैं। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है जी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्यों आती है जी अनसर्टेनिटी? ड्यू टू द वेव पार्टिकल डुअलिटी। इंस्ट्रूमेंट का फॉल्ट नहीं, अनसर्टेनिटी आने, इंस्ट्रूमेंट के फॉल्ट के अलावा क्या हो सकता है फिर, तो ये वेव पार्टिकल डुअलिटी की वजह से हमारे पास यहां पर अनसर्टेनिटी आ रही है। और ये डोमेन है जो हमारे पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो माइक्रो पार्टिकल का। मतलब ये अनसर्टेनिटी माइक्रो पार्टिकल में तो ऑब्जर्व हो सकती है, मैक्रो पार्टिकल में ये फिनोमेना ऑब्जर्वेबल नहीं है। हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन की अगर हम पोजीशन को डिफाइन करना चाहते हैं, ये एक्स इज द हमारे पास पोजीशन है किसकी, इलेक्ट्रॉन की। डेल्टा का मतलब हम उसमें अनसर्टेनिटी ले रहे हैं। तो ये जो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी आती है ना, ये वेवलेंथ ऑफ द लाइट जो आप यूज कर रहे होते हैं उसको देखने के लिए, इससे कम हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, और मैक्सिमम ये किसके बराबर आएगी, वेवलेंथ के।
डेल्टा पी, डेल्टा वही बात, हमारे पास चेंज आ गया, या आप इसे अनसर्टेनिटी बोल दें। पी क्या है? मोमेंटम। किसका मोमेंटम? इलेक्ट्रॉन का। लाइट को यूज कर रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए, तो वो एक इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम में कितना और एडिशन कर देगी, कितना और अनसर्टेन कर देगी उसे, तो वो बराबर निकलेगा h/λ के। यहां से वेरी मच क्लियर हो गया आपको कि अगर आप लैम्डा वेवलेंथ ऑफ द लाइट को लार्जर कर देंगे तो ऑब्वियसली यहां पर पोजीशन में अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगी? लार्जर। लेकिन अगर आप इसे लार्जर कर रहे हैं तो मोमेंटम मेयरिंग, किसका मोमेंटम मेजर कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन का, उसमें अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगी? वो कम से कम हो जाएगी। तो साइमल्टेनियसली या तो आप एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को, या फिर आप मेजर कर सकते हैं मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो डेट्स अ लफ्ज इंपॉर्टेंट है, साइमल्टेनियसली। इसमें अगर हम डेल्टा वी फॉर द वेलोसिटी, वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी लेने जा रहे हैं, तो हमारे पास ये एक फॉर्मूला और भी यूटिलाइज होता है। इसकी अभी हम एक और यूटिलाइजेशन भी देखते हैं। इसमें पहली अनसर्टेनिटी है कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का जो प्रोडक्ट है दैट इज द लेस देन और इक्वल टू एच। मतलब इसका जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम एच के तो बराबर आ सकता है, एच से लार्जर नहीं हो सकता, जबकि दैट इज लार्जर देन और इक्वल टू द एच कट। इसका मतलब है कि मैक्सिमम इस प्रोडक्ट का आंसर क्या होगा? एच, और मिनिमम आंसर क्या हो सकता है? एच कट। इसी के दरमियान कहीं वेरिएशन होती है। एच कट क्या है? एच कट हमारे पास बराबर होता है डेट इज द h/2 पाई। इसकी वैल्यूज निकलती है 1.05 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। इसका सेकंड जो अनसर्टेनिटी है वो है जी डेल्टा ई और डेल्टा टी, एनर्जी एंड टाइम। इनका जो प्रोडक्ट है उसके साथ भी हमारे पास सेम रिलेशन ही होल्ड कर रहे होते। अगला पॉइंट याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन को अगर हम कन्फाइंड कर दें इन अ बॉक्स ऑफ अ न्यूक्लियस, तो अब अगर हम इसका अनसर्टेनिटी इन द स्पीड निकाले फिर h/m इंटू डेल्टा एक्स, ये फॉर्मूला यूज किया। अब डेल्टा एक्स की जगह पर हम क्या लिख देंगे? न्यूक्लियस का साइज लिख देंगे। तो जो आंसर है वो किससे लार्जर निकलेगा? स्पीड ऑफ लाइट से। दिस मीन्स डेट अगर इलेक्ट्रॉन नाम का कोई पार्टिकल है तो वो न्यूक्लियस के अंदर रिजाइड नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो न्यूक्लियस के अंदर रिजाइड कर दे तो स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से लार्जर निकल जाती है, और ये जो हमारे पास थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की कॉन्ट्राडिक्शन होगी। नेक्स्ट जी हमारे पास है बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ द रेडिएशंस। वंस अगेन कुछ टर्म्स हैं, कुछ यूनिट्स हैं, कुछ इंफॉर्मेशन हैं। बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन में हमारे पास जो सबसे पहली टर्म हमने पढ़नी है वो है एक्टिविटी। एक्टिविटी स्टैंड्स फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द रेडिएशन सोर्स। एक्टिविटी का एसआई यूनिट्स होता है बेक्यूरेल, ये इसका एसआई यूनिट्स है, और बाकी उसके नॉन एसआई यूनिट्स हैं। 1 बेक्यूरेल किसके बराबर आएगा? डेट इज द 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड के। इसका नॉन एसआई यूनिट्स एक बोला जाता है रदरफोर्ड, और 1 रदरफोर्ड किसके बराबर आएगा? 10⁻6 बेक्यूरेल के। इसका एक और नॉन एसआई यूनिट्स है क्यूरी। 1 क्यूरी किसके बराबर आएगा? 3.7 इंटू 10⁻10 बेक्यूरेल के। नेक्स्ट क्वांटिटी है जी अब्सॉर्ब डोज। अब्सॉर्ब डोज को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से, और ये इसकी डेफिनेशन है, एनर्जी अब्सॉर्ब पर यूनिट मास। इसका जो एसआई यूनिट है उसे हम लिखते हैं ग्रे, ये इसका एसआई यूनिट्स है। जो इसका पुराना यूनिट है उसे हम रेड लिखते हैं, रेडिएशन अब्सॉर्ब डोज, और 1 रेड 0.01 ग्रे के बराबर होगा। इसका मतलब है 1 ग्रे 100 रेड के बराबर निकल आएगा। इसके अकॉर्डिंगली कुछ फैक्टर्स याद रखिएगा। देखें हमारे पास तमाम की तमाम रेडिएशंस जो हैं वो सेम डोज की एक जैसा इफेक्ट नहीं करती। जैसे इंफॉर्मेशन है हमारी बुक में कि अल्फा पार्टिकल आर 20 टाइम्स मोर डैमेजिंग देन द एक्स रेज। अल्फा पार्टिकल एक्सरे की सेम डोज यूज की जाए तो अल्फा पार्टिकल 20 टाइम्स मोर डैमेजिंग होते हैं एज कंपेयर टू द एक्सरेज। तमाम ऑर्गन्स के ऊपर भी तमाम रेडिएशन का सेम इफेक्ट नहीं होता, जैसे कि न्यूट्रॉन्स आर पर्टिकुलरली मोर डैमेजिंग टू आई देन एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। इसके बाद अगली क्वांटिटी हमारे पास लिखी हुई है डेट इज द इक्विवेलेंट डोज। इक्विवेलेंट डोज को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी, और ये हम सबस्क्रिप्ट में ई लिखेंगे। इसकी डेफिनेशन है प्रोडक्ट है आरबीई मल्टीप्लाई बाय द अब्सॉर्ब डोज का। आरबीई रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस को बोला जाता है। इसके एसआई यूनिट सिवर्ट लिए जाते हैं। इसके जो हमारे पास पुराने यूनिट है वो रैम है, 1 रैम 0.01 सिवर्ट के bराबर होगा। इसका मतलब है 1 सिवर्ट जो है वो किसके इक्वल निकलेगा? वो 100 रैम के बराबर निकलेगा। कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा, यहां पर भी इंफॉर्मेशन है।
जो बैकग्राउंड रेडिएशंस एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग रिसीव करता है वो 2 मिलीसीवर्ट पर ईयर तक होती है। अगर आप 3 सीवर्ट रेडिएशंस ले लें तो ये रेडिएशन बर्न टू द स्किन हो सकती है। वीकली डोज ऑफ 1 मिलीसीवर्ट सेफ समझी जाती है ऐसे पर्सन के लिए जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज के अंदर काम कर रहे होते हैं। अगला पॉइंट याद रखिएगा, अल्फा एंड बीटा कैन कॉज रेडनेस एंड द सोर ऑफ स्किन। नेक्स्ट याद रखिएगा, अगर आप चेस्ट एक्सरे करवाते हो तो उसमें हमारी बॉडी में कितना डिपॉजिट हो जाता है इसका, तो ये हमारे पास जो इक्विवेलेंट डोज होगी वो 200 मिलीसीवर्ट के बराबर होगी। इस तरह से और बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, उस टेबल को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, अगर आप 30 किलोवोल्ट की रेडिएशन एक्सरेज अल्फा पार्टिकल या गैमा पार्टिकल्स को यूज करते हो तो उसका जो आरबीई फैक्टर है वो निकलता है जी 1 जी। नेक्स्ट और हमारे पास लास्ट टॉपिक है बायोलॉजिकल एंड मेडिकल यूजेस ऑफ रेडिएशंस। जो हम इस पे टेक्निक यूज कर रहे होते हैं उसे हम ट्रेसर टेक्निक्स बोलते हैं। ट्रेसर टेक्निक क्या है? रेडियोएक्टिव आइसोटोप होता है जो यूज किया जाता है टू इंडिकेट या ट्रेसर के तौर पर द पाथ फॉलोड बाय द केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस। करना क्या होता है जी, हमारे पास जो स्टेबल एलिमेंट है उसकी जगह पर हम इसका रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स उसके अंदर इंजेक्ट कर देते हैं और उसका पाथ हम रेडिएशन डिटेक्टर्स के थ्रू फाइंड आउट कर लेते हैं। कहाँ पर यूज हो रहा है इसका? एग्रीकल्चर में कार्बन 14 हेल्प करती है टू स्टडी द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को। सिमिलरली हम इसको यूज कर रहे हैं मेडिकल डायग्नोस्टिक्स में और उसकी कुछ थेरेपीज में, जैसे रेडियो आयोडीन जो है वो यूज किया जाता है थायराइड ग्लैंड्स की वर्किंग चेक करने के लिए। जो हाइपर एक्टिव ग्लैंड्स होते हैं वो निस्बतन हेल्दी टिश्यूज की निस्बत वो ज़्यादा रेडियो आयोडीन को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। सिमिलरली सोडियम 24 को यूज किया जाता है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड चेक करने के लिए। इससे रेडियोथेरेपी भी की जाती है। विद गैमा रेज हम क्या करते हैं, कोबाल्ट 60 गैमा रेज कहाँ से लिया जा रहा है? कोबाल्ट 60 से यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर। जो आयोडीन 131 है इसको हम यूज कर रहे हैं टू ट्रीट द थायराइड कैंसर्स को लिए। सिमिलरली फास्फोरस 32 और स्ट्रोंशियम 90 यूज किया जाता है स्किन कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए। ये था जी लास्ट पॉइंट आज के टॉपिक का। होपफुली तमाम पॉइंट्स आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।